गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ लीगल ड्राफ्टिंग। बेसिकली आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्राफ्टिंग की डिस्कशन यहाँ पे करेंगे जो है जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट और जेडीए, और इसे हम लोग जॉइंट डेवलपर्स एग्रीमेंट भी बोलते हैं। बेसिकली ये एक ऐसी एग्रीमेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट होती है, जो एग्रीमेंट एक बिल्डर या डेवलपर, जो रियल एस्टेट डेवलपर या बिल्डर्स होते हैं, उनके साथ कोई भी लैंड ओनर की होती है बेसिकली ये एग्रीमेंट। और इस एग्रीमेंट के तहत कोई भी एक लैंड ओनर अपनी एक लैंड डेफिनेटली कभी किसी वक्त पे बिल्डर को या डेवलपर को प्रोवाइड करवाती है, वहां पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए, अपार्टमेंट्स बनाने के लिए, फ्लैट बनाने के लिए या सोसाइटी बनाने के लिए। और फर्दर क्या है, वो डेवलपर या बिल्डर उस प्रोजेक्ट को फिर सेल आउट करेगा और उसकी प्रॉफिट जो है शेयरिंग होगी बिटवीन लैंड ओनर एंड अगेन बिल्डर। तो ये एग्रीमेंट बेसिकली जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट और डेवलपर्स एग्रीमेंट, बेसिकली यही एग्रीमेंट होती है किसी भी तरीके के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की सबसे इनिशियल एग्रीमेंट, सबसे पहला एग्रीमेंट, जिस एग्रीमेंट में एक लैंड ओनर और एक डेवलपर एंटर होते हैं। तो बेसिकली ये एग्रीमेंट लैंड ओनर को और डेवलपर को दोनों को सेफ गार्ड करते फ्रॉम डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस, उनकी राइट्स, प्रिविलेज, डिफरेंट काइंड के सारे मैटर्स को एश्योर करती है एग्रीमेंट। तो आइए फ्रेंड्स, हम इस एंटायर सेशन में इस एग्रीमेंट के बारे में बहुत ही प्रॉपरली और माइन्यूटली समझे और थॉरली समझे। हमने एक रियल लाइफ एग्रीमेंट बनाए हुए हैं, जो रियल लाइफ एग्रीमेंट कुछ दिन पहले हमने प्रोसेस किया हुआ है। उस एग्रीमेंट को मैं आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छी तरीके से, ताकि एक लेमैन भी जब अपने क्लाइंट के लिए कोई एग्रीमेंट बनाएंगे तो वो इस वीडियो को देखते हुए बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी तरीके से अपने क्लाइंट का ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर सकते हैं और फर्दर उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और एक और बात की बहुत ही जरूरी है, वो याद रखना कि बेसिकली फ्रेंड्स, ये एग्रीमेंट्स अपने सब रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार ऑफिस में बिल्कुल ही रजिस्टर्ड करवाएं, क्योंकि ये एग्रीमेंट जब तक ना रजिस्टर्ड होती है तब तक ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है। तो आइए दोस्त, शुरू करते हैं। जैसे कि आपने स्क्रीन पे देखा मेजर क्लॉजेस, इस एग्रीमेंट के कुछ कुछ मेजर क्लॉजेस होते हैं। तो बेसिकली ये क्लॉजेस आप देख सकते हैं। सबसे पहला जो क्लॉजेस हमने पुट किया हुआ सेक्शन है वो है पार्टी डिटेल्स। मतलब एग्रीमेंट में कौन कौन सी पार्टियां हैं उनकी डिटेल्स होनी चाहिए। आई मीन लैंड ओनर या डेवलपर कौन कौन है वो रहने चाहिए। सेकंड इज दैट प्रॉपर्टी डिटेल्स, मतलब जो प्रॉपर्टी, जो लैंड बेसिकली यूज होगा, उस एंटायर लैंड के डिस्क्रिप्शंस, उसके पास हिस्ट्री, उसके एमलगमेशंस या टाइटल डीड, ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। थर्ड इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, मतलब लैंड ओनर अपना लैंड ऑफर कर रहा है किसी डेवलपर को या बिल्डर को, और डेवलपर एंड बिल्डर कोई सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस में अपॉन प्रॉपर कंसिडरेशन क्या है, वो ऑफर को एक्सेप्ट किया। फोर्थ इज कॉमन क्लॉजेस, कुछ कॉमन क्लॉजेस भी इस एग्रीमेंट में रहते हैं। वो सेक्शंस, बेसिकली उन कॉमन क्लॉजेस और सेक्शंस में आपको ड्यूटीज रहते हैं, लैंड ओनर्स के डेवलपर्स के दोनों के ड्यूटीज वहां पे लेट डाउन रहते हैं, दोनों के राइट्स वहां पे लेट डाउन रहते हैं, दोनों के ऑब्लिगेशंस रहते हैं, साथ ही साथ दोनों के रेस्ट्रिक्शंस वगैरह, एवरीथिंग इज कॉमन क्लॉजेस में वहां पे डिफाइन किया हुआ है और लेट डाउन किया हुआ है। आफ्टर दैट प्रॉपर्टी शेड्यूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है फ्रेंड्स। इसे भी आप लोग माइन्यूटली आगे वीडियो एंड ड्राफ्टिंग में जरूर देखें किस तरीके से हमने किया हुआ है। इसमें एट्रीब्यूट ऑफ द प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी के सारे एट्रीब्यूट्स, सारे प्रॉपर्टी के नंबर्स, उसके डायमेंशंस, उसके चारों डायरेक्शंस में क्या क्या है, ये सारी चीजें रहना बहुत जरूरी है। अलॉन्ग विद दैट, वो जो प्रोजेक्ट बन रहा है उस प्रोजेक्ट का एक मास्टर प्लान होना बहुत जरूरी है, ये प्लान भी इसके अंदर रहना जरूरी है। और मास्टर प्लान के साथ साथ अगर कोई पर्टिकुलर पोर्शन पे, जैसे कि एक बहुत बड़ा अगर प्लॉट है, बहुत बड़ा प्लॉट में अगर कोई पर्टिकुलर पोर्शन पे अगर प्रोजेक्ट हो रही है, तो वो प्रोजेक्ट डिमार्केशन किया जाता है। डिमार्क करके वो स्पेसिफिक पोर्शन को एक बड़े से मैप में हाईलाइट करके दिखाया जाता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो स्केच भी यहां रहना बहुत जरूरी है प्रॉपर्टी शेड्यूल में। नेक्स्ट इज शेड्यूल ऑफ लैंड ओनर्स एलोकेशन, लैंड ओनर को कितना एलोकेशन मिल रहा है, कितना प्रॉपर्टी मिल रही है, कितना शेयर मिल रहा है, परसेंटेज मिल रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पे रहना चाहिए। नेक्स्ट इज डेवलपर्स और बिल्डर्स एलोकेशन, डेवलपर या बिल्डर का क्या प्रॉपर्टी है, क्या परसेंटेज है, वो सारा चीज रहना चाहिए। आफ्टर दैट शेड्यूल ऑफ मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से मटेरियल्स यूज हो रहे हैं, उनके स्पेसिफिकेशन क्या है, उनके ग्रेड्स क्या है, ये सारी चीजें भी बहुत जरूरी है एक डेवलपर एग्रीमेंट्स में रहने के लिए, क्योंकि ये सारी चीजों को स्पेसिफाई करते हुए एक डेवलपर का कैटेगरी डिफाइन भी होता है कि कौन सी कैटेगरी का वो डेवलपर है। एंड साथ ही साथ कस्टमर्स जब परचेज करने आते हैं अपार्टमेंट या प्रॉपर्टी, तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से ये डेवलपर एग्रीमेंट को जांचते हैं, परखते हैं, देखते हैं और फिर लेते हैं। आफ्टर दैट
पेमेंट शेड्यूल, फाइनली पेमेंट शेड्यूल मतलब वो लैंड ओनर ने डेवलपर को जो प्रॉपर्टी दिया हुआ है उस प्रॉपर्टी के तहत किस तरीके से पैसे लेने हैं या कुछ पैसे लिए हुए हैं तो कब लिए हुए, कितने लिए हुए, ये सारा यहाँ पे डिफाइन रहना चाहिए। तो बेसिकली फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कॉमन क्लॉजेस ऑफ द एग्रीमेंट जो है वहां पे ये प्रॉपरली स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेट डाउन हमने किया हुआ है। इसको आप अच्छी तरीके से यहाँ पे देख के आप समझ पाएंगे कि बेसिकली ये सारे कॉमन क्लॉजेस रहने चाहिए। और ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें बेसिकली आप प्रिपेयर करें, रेडी करें, और रेडी करने के बाद फिर आप ड्राफ्टिंग में आगे बढ़े। तो फ्रेंड्स हमने जो रियल लाइफ ड्राफ्टिंग किया हुआ, आइए हम आगे वो चीज समझें। दिस इज जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। तो आप ये फ्रेंड्स देख सकते हैं कि मैंने ये एग्रीमेंट बेसिकली 9th ऑफ दिसंबर को 2021 इन द सिटी ऑफ आसनसोल वेस्ट बंगाल मैंने ये इनिशिएट किया था अपने क्लाइंट के लिए, जो मैंने यहाँ पे लाइव बनाया हुआ है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला पार्टी डिटेल्स होना चाहिए, तो पार्टी डिटेल्स में फ्रेंड्स पार्टी यहाँ पे बेसिकली स्वर्ण भूमि है। स्वर्ण भूमि एक फर्म है, एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके 5 पार्टनर्स हैं। तो पांचों पार्टनर्स के नाम से ये लैंड है, और ये पांचों पार्टनर्स ने क्या किया, एक फॉर्म फॉर्म किया जिसका नाम है स्वर्ण भूमि। तो ये स्वर्ण भूमि के साथ अलोंग विथ हिज 5 पार्टनर्स, पांचों पार्टनर्स, ये हो गया फर्स्ट पार्टी। जैसे कि स्क्रीन में फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं M/S स्वर्ण भूमि, उनका पैन नंबर मैंने डिसेबल किया हुआ है। ये पैन नंबर आप लोग डाल दिए अपने क्लाइंट के, उनके एड्रेस वगैरह सारा चीज डालने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। अलोंग विथ इट इनके पार्टनर्स के नाम आप देख सकते हैं, मैंने सारे पार्टनर्स के नाम यहाँ पे डाले हुए हैं। मनोरमा पांडे, आशीष पांडे, आसिक रहमान, आप यहाँ पे देख सकते हैं, देन मोहम्मद असलम, एंड आफ्टर दैट अमन पांडे। तो ये पांचों पांडे का क्या है, ये पांचों पार्टनर्स का हमने यहाँ पे प्रॉपरली अच्छी तरीके से जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट है, मतलब एग्रीमेंट के जो पार्टीज है उसका जो फर्स्ट पार्ट है, पार्टी डिटेल्स हम देख रहे हैं, ये फर्स्ट पार्ट है। इन लोगों की, इन पांचों पार्टनर्स के साथ क्या हो रहा है, डेवलपर का एग्रीमेंट हो रहा है। आप यहां देख सकते हैं लैंड नंबर 1 2 3 4 5, ये लोग जॉइंटली लैंड ओनर कहलाएंगे या फर्स्ट पार्ट है। एंड डीडीएल प्रॉपर्टीज, इनके साथ एग्रीमेंट किसका हो रहा है, इनके साथ एग्रीमेंट बेसिकली हो रहा है डीडीएल प्रॉपर्टीज। डीडीएल प्रॉपर्टीज क्या है, डीडीएल प्रॉपर्टीज एक प्रॉपर्टीशिप फॉर्म है जिसे मिस्टर राजेश सरकार रिप्रेजेंट करते हैं। तो डीडीएल प्रॉपर्टीज बेसिकली एक एग्रीमेंट में जा रहे हैं इन पांचों पर्संस के साथ जो फर्स्ट पार्ट के हैं, उनके साथ एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डीडीएल प्रॉपर्टीज का यहाँ पे हमने सारा डिटेल्स वगैरह डाल दिया, जो कि इस एग्रीमेंट का सेकंड पार्ट है, एग्रीमेंट के पार्टनर्स का सेकंड पार्ट है। तो बेसिकली फ्रेंड्स ये फर्स्ट पार्ट हमारा इसी तरीके से ड्राफ्ट हुआ, रेडी हुआ। आप लोग अपने पर्संस के नाम इस तरीके से, अपने क्लाइंट्स के नाम इस तरीके से यहाँ पे डाल सकते हैं प्रॉपरली। अगर अच्छी तरीके से पॉज करके ये वीडियो देखें तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये वाली इनिशियल सेक्शन आपको पता चल जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स कि इसमें कुछ और सीखने वाली बात है, पावर ऑफ अटॉर्नी से किस तरीके से एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं 5 पार्टनर्स, 5 पार्टनर है यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में एक ही कंपनी है। तो पांचों पार्टनर हमेशा हर काम के लिए सिग्नेचर करने के लिए डीडीएल प्रॉपर्टीज के साथ इन्हें आने पड़ेंगे। तो इन्होंने क्या किया, सिग्नेटरी अथॉरिटी बना दिया, पांचों पार्टनर ने मिलकर सिग्नेटरी अथॉरिटी बना दिया, और उसको बेसिकली हम यहाँ पे कहते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। ठीक है, तो पांचों पार्टनर ने मिलकर, आप यहाँ पे देख सकते हैं वो चीज हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है, पांचों पार्टनर ने मिलकर ओनर नंबर 3 और 5 दो पार्टनर्स को क्या किया, कंस्टिट्यूटेड अटॉर्नी बनाया वाया अ डेवलपर पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसका डीड नंबर वगैरह यहाँ पे मेंशन किया गया फॉर द ईयर ऑफ इतना, वो रजिस्टर्ड कहाँ है, डीड नंबर वो भी हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो पांचों पार्टनर्स ने यहाँ पे दो पार्टनर्स को अथॉरिटी दिया है इस डीड को एग्जीक्यूट करने के लिए, और वो दो पार्टनर है बेसिकली अमन पांडे, यहाँ पे आप देख सकते हैं अमन पांडे, और यहाँ पे हो गया एमडी आसिक रहमान, ये दो पांडे। अगर आपके क्लाइंट में अगर पावर ऑफ अटॉर्नी हो तो इसी तरीके से आप इसे एग्जीक्यूट करें, और अगर पावर ऑफ अटॉर्नी ना हो तो आप इस पोर्शन को वॉर्म आउट कर दे, वॉर्म आउट करके फिर आगे आप बढ़ जाएं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं फ्रेंड्स प्रॉपर्टी डिटेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी डिटेल्स अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि कोई भी डेवलपर एग्रीमेंट जब हो रहे हैं, डेवलपर एग्रीमेंट पे बेसिकली कोई एक प्रॉपर्टी यूज होता है, और वो प्रॉपर्टी बेसिकली जो यूज होता है उस प्रॉपर्टी की हिस्ट्री, एंटायर ट्रांजेक्शंस कब कब हुए थे, कैसे हुए थे, अभी किसके पास है, वो किस तरीके से उसे ओनरशिप मिली, सारी चीजें देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर्टी को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे डिफाइन किया है फ्रेंड्स, वो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से। जैसे पांचों पार्टनर
के नाम से प्रॉपर्टी है। तो किस तरीके से कब कब किस किस पार्टनर ने कैसे लिया वो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दिया गया। वेयर इज द प्रॉपर्टी एज डिस्क्राइब्ड एंड ओन्ड एंड पोजेस्ड बाय, देखिए श्री आशीष पांडे के नाम से प्रॉपर्टी है बाय वर्च्यू ऑफ रजिस्टर्ड डीड ऑफ सेल बीइंग नंबर दिस डेटेड 4th में 2016। तो 2016 में आशीष पांडे ने क्या किया, ये प्रॉपर्टी खरीदा था, उनका डीड नंबर है मैंने मेंशन किया हुआ है। अमन पांडे ने भी, उनका भी डीड नंबर, उन्होंने भी 4th में 2016 में खरीदा था। श्रीमती मनोरमा पांडे ने भी डीड नंबर डाल के उन्होंने भी 4th में 2016 को उन्होंने भी खरीदा था। अगेन एमडी असलम ने, उन्होंने भी 17th में 2016 में खरीदा था, वो डीड नंबर डाला गया है। और एमडी आसिक रहमान ने 13 मार्च को ये खरीदा था, वो भी यहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन है। तो ये पांचों डीड के पांचों आप देख सकते हैं पांचों डीड कब कब खरीदे थे और डीड नंबर क्या है उनका, वो सारी चीजें हमने यहाँ मेंशन किया हुआ पांचों डीड का। अब आगे पांचों डीड के और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होंगे और भी बहुत सारे डायमेंशंस होंगे, वो सारी चीज हम आगे मेंशन किए हुए हैं, ये आप आगे यहाँ पे आके आगे थोड़ा सा देख लें। जितने भी आगे एट्रीब्यूट्स हैं बेसिकली ये सारे एट्रीब्यूट्स फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने एक टैबुलेटेड फॉर्मेट में यहाँ पे डाल के यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। बेसिकली यहाँ पे जो टैबुलेटेड फॉर्मेट में जो डेटा हमने डाले हुए हैं फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा ROR रिकॉर्ड ऑफ राइट या लैंड रिकॉर्ड्स जो होते हैं बेसिकली लैंड लॉस के तहत। तो लैंड रिकॉर्ड्स बेसिकली मौजा, ब्लॉक, शेयर, प्लॉट नंबर्स, ये सारी चीज, शेयर होल्डर्स नेम, ये सारी चीजें आपको मिल जाती है। हमने क्या किया कि ये पांचों ओनर्स जो हैं, पांचों ओनर्स के जो डेटा है, ये सारे लैंड के जो डेटा है, वो सारे लैंड रिकॉर्ड के डेटा हमने क्या किया यहाँ पे कंपाइल करके इसे टैबुलेटेड फॉर्मेट में हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया, जो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे शेड्यूल ऑफ द प्रॉपर्टी में यहाँ पे हमने डाला हुआ है प्रॉपर्टी के डिस्क्रिप्शंस में। और एक सोचने वाली बात है फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये जो एक्चुअल शेयर वाली कॉलम आपको दिख रहा है, एक्चुअल शेयर वाली कॉलम, ये जो लैंड है ये एक बहुत बड़ा लैंड है, ये 4.6 एकड़ का ऑलमोस्ट लैंड है। मतलब 4.6 एकड़ में आप इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद कि नियर अबाउट ये 15 बीघा का लैंड है। और 4.6 एकड़ लैंड से बेसिकली यहाँ पे बेसिकली 0.80, मतलब आप देख सकते हैं 0.80 एकड़ ये लैंड बेसिकली प्रपोज किया गया है। मतलब सारी लैंड दिया नहीं गया है, लैंड ओनर के यहाँ पे 4 एकड़ लैंड है, बट यहाँ पे 0.80-85 के आसपास के यहाँ पे लैंड दिए गए हैं। तो ओवरऑल कैलकुलेशंस में बेसिकली फ्रेंड्स जितना शेयर उन्होंने लैंड ओनर्स ने डेवलपर को जितना शेयर ऑफर किया है, वो शेयर इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शंस मैंने इंडिविजुअल शेयर होल्डर से सेम रेशियो में अलग करके यहाँ पे प्रपोज शेयर के एक कॉलम बना के रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1.5 एकड़ आशीष पांडे का लैंड था, 1.5 एकड़, मगर 0.24 एकड़ ही इनका शेयर जाएगा यहाँ पे डेवलपर को। साइमल्टेनियसली अमन पांडे का भी आप देख सकते हैं कितना शेयर जाएगा, एक्चुअल शेयर उनका कितना है और प्रपोज्ड कितना है। मनोरमा पांडे का भी देख सकते हैं, एमडी असलम का भी देख सकते हैं और एमडी रहमान का भी आप देख सकते हैं। तो सबके अलग अलग क्या है, एक्चुअल शेयर्स क्या है लैंड रिकॉर्ड में, और इन लोगों ने लैंड डेवलपर को कितना लैंड दिए हुए हैं, दैट इज कॉल्ड बेसिकली प्रपोज शेयर। तो प्रपोज शेयर बेसिकली यहाँ पे अलग डिस्क्राइब किया गया है। तो ये टैबुलेटेड फॉर्मेट में बेसिकली फ्रेंड्स प्लॉट नंबर, खतियान नंबर, मौजा, ब्लॉक, एवरीथिंग, क्लास ऑफ द लैंड, शेयर होल्डर्स नेम, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे टैबुलेटेड फॉर्मेट में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है डेवलपर्स एग्रीमेंट में यहाँ पे डालना जरूरी है। और ये डेटा आप जितना क्लियरली रिप्रेजेंट करोगे उतना ही बाद में ये इजी होगी रेरा रजिस्ट्रेशन के लिए। रेरा रियल स्टेट डेवलपर्स को रेरा रजिस्ट्रेशन लेनी बहुत ही मैंडेटरी है। और साथ ही साथ जब आपके कस्टमर्स आएंगे, आपके क्लाइंट के जब कस्टमर्स होंगे जिनको फ्लैट लेनी है, प्रॉपर्टी लेनी है, तो उन्हें ये डेवलपर एग्रीमेंट जरूर चाहिए होंगे बैंक लोन अवील करने के लिए। और बैंक लोन अवील करने के लिए जब ही वो ये एग्रीमेंट्स बैंक को प्रोवाइड करेंगे, बैंक के लॉयर्स या बैंक के पर्संस बहुत अच्छी तरीके से प्रॉपर्टी के सारे एक एक छोटे छोटे से डिस्क्रिप्शंस को पढ़ेंगे और देखेंगे। और जितनी क्लियर प्रॉपर्टी होगी, जितनी क्लियरेंस रहेंगी डॉक्यूमेंट में, उतनी ही लोन मिलने की संभावनाएं बढ़ती हैं। और जितनी अनक्लियर प्रॉपर्टी रहेंगी उतनी ही लोन रिजेक्ट होने की संभावना रहती है। तो फ्रेंड्स ये प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शंस बेसिकली बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियरली आप लोग जरूर डालें। आगे फ्रेंड्स कोई भी प्रॉपर्टी हम लोग जब लेते हैं या किसी को देते हैं तो क्या करते हैं,
उसमें हमने प्रॉपर्टी की हिस्ट्री चेक करनी बहुत जरूरी होती है। प्रॉपर्टी की हिस्ट्री मतलब ये प्रॉपर्टी कहां से आया, इन्होंने बेसिकली ऑनर बने प्रॉपर्टी के, ये ऑनर किस तरीके से बने, इन्होंने, इनके पहले कौन थे ऑनर, उनके पहले कौन थे ऑनर। दिस इज कॉल्ड बेसिकली एमलगमेशन। एक ड्राफ्टिंग, लीगल ड्राफ्टिंग में जहां पे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन ड्राफ्ट होता है, वहां एमलगमेशन करना बहुत जरूरी होता है। आई मीन प्रॉपर्टी के पास हिस्ट्रीज को जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो साइमल्टेनियसली फ्रेंड्स मैंने भी वो किया, एमलगमेशन यहाँ पे किया। यहाँ पे पांचों लैंड ओनर्स के, पांचों लैंड ओनर्स की जो एंट्री हुई इस प्रॉपर्टी के अंदर, उन्होंने ये प्रॉपर्टी जब खरीदे थे, ये जो एंट्री हुई, जो मैंने यहाँ पे ऊपर दिखाया हुआ है वाया डीड नंबर्स, तो ये एंट्री किस तरीके से हुई, ये टाइटल डीड किस तरीके से बनी, इसके पहले ये प्रॉपर्टी किसकी थी, ये सब मैंने यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर ए बी एंड सी एंड डी एंड ई सारे हमने डिस्क्राइब किए हुए। तो एग्जांपल के तौर पे फ्रेंड्स मैं आपको प्रॉपर्टी नंबर, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी नंबर ए, आई मीन आशीष पांडे का जो प्रॉपर्टी है उसके एमलगमेशन में आपको यहाँ पे एक दिखाता हूं। देखिए ओरिजिनली, मतलब एक्चुअली ये जो प्रॉपर्टी ओरिजिनली जो कुल्टी ब्लॉक में मौजा एकमा में बेसिकली जो आरएस दाग नंबर, एलआर दाग नंबर और उनका 1.56 एकड़, देखिए 1.56 एकड़ में जो बाइड लैंड जो है, ये बेसिकली इब्राहिम गुलारिया, देखिए आप लोग यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये बेसिकली इब्राहिम गुलारिया सन ऑफ अबुल सुकुल गुलारिया का था, और दाबिल गुलारिया सन ऑफ अबुल सुकुल गुलारिया, जो लोगों ने ज्वाइंटली 24 नवंबर 2011 को ट्रांसफर देयर राइट्स, टाइटल, इंटरेस्ट एंड पोजीशन ऑफ द अपोजिट प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ श्रीमती शकुंतला कुमारी, शकुंतला कुमारी के नाम से वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, जो कि वाइफ है आनंद गौड़ाई का। बाय एग्जीक्यूटिंग एंड रजिस्टरिंग अ डीड ऑफ सेल फॉर अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन व्हिच वाज रजिस्टर्ड इन द ऑफिस ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार एट आसनसोल एंड रिकॉर्डेड इन बुक नंबर 1 वर्ल्ड नंबर 38 पेज नंबर 6333 to 6347 being number 10921 for the year 2021। तो उन लोगों ने, ये गुलारिया फैमिलीज ने जो शकुंतला कुमारी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, कहां पे, किस सब रजिस्ट्रार ऑफिस में ट्रांसफर किया, किस तारीख को किया, डॉक्यूमेंट नंबर्स क्या थे, वो ईयर क्या था, ये सारा देखिए हमने फ्रेंड्स यहां डिस्क्राइब किया। अभी देखिए अगेन दिस इज सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज में देखिए क्या होता है। The said Srimati Sakuntala Kumari, wife of Anand Godai, further on 4th May 2016, transfer her rights, title, interest and possession of the apostate party in favor of आशीष पांडे। देखिए इन्होंने फिर आशीष पांडे को वो ये प्रॉपर्टी दी by executing and registering a deed of sale of valuable consideration which was registered in the office of additional district sub registrar at Kulti and recording in book number 1 volume number this pages being number this of the year this। तो देखिए फ्रेंड्स किस तरीके से प्रॉपर्टी का हिस्ट्री, मतलब ये एक लैंड ओनर आशीष पांडे का पूरी हिस्ट्री, मतलब वो जो प्रॉपर्टी उन्होंने लिया हुआ उनके पीछे किसका था और उनके पीछे किसका था, वो सारी हिस्ट्री को मैंने यहाँ पे क्या एकदम रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नंबर के साथ, डॉक्यूमेंटेड ऑफिस के साथ, ठीक है, लैंड डिटेल्स के साथ मैंने यहाँ पे उसकी पूरी हिस्ट्री यहाँ पे प्रेजेंट कर डाली। इसको कहते हैं बेसिकली फ्रेंड्स एमलगमेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी तरीके का प्रॉपर्टी डिटेल्स में, बेसिकली इसको जरूर डालें। तो साइमल्टेनियसली मैंने फ्रेंड्स ये पांचों ओनर का, अमन पांडे, मनोरमा पांडे, एमडी असलम एंड एमडी रहमान, पांचों के मैंने 1 by 1 एमलगमेशन यहाँ पे किया हुआ है। आप लोग स्क्रीन को पॉज करके बहुत अच्छी तरीके से पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो पांचों के मैंने यहाँ पे एमलगमेशन कर दिया, और करने के बाद बेसिकली अब नेक्स्ट स्टेप पे हमारे फ्रेंड्स जो है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मतलब लैंड ओनर बेसिकली प्रॉपर्टी को ऑफर कर रहा है और डेवलपर यहाँ पे प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर रहा है। तो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, जैसे हम आप लोग जानते होंगे या पढ़े भी होंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो कोई भी ऑफर के बाद एक रीजनेबल कंसिडरेशन होना चाहिए और उसके बाद ही वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड मानी जाती है। तो ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाली यहाँ पे बात आ जाती है। लैंड ओनर देखिए यहाँ पे बेसिकली जो मैंने आपको पहले कहा था कि 2.3 बीघा ऑफ द सेट प्रॉपर्टी, पूरी प्रॉपर्टी नहीं, पूरी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट 15 बीघा का है, उसमें 2.3 बीघा ही क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है किसको, डेवलपर को। जो कि देखिए द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी नीचे में होगी, द फर्स्ट शेड्यूल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, उसमें बेसिकली ये मेंशन किया गया है। तो लैंड ओनर 2.3 बीघा ये डेवलपर को ऑफर कर रहा है, और डेवलपर भी क्या है, और लैंड ओनर ये ऑफर कर रहा है वाया देयर कंस्टिट्यूटेड अटॉर्नी, जैसे कि हमने पहले इनिशियल ड्राफ्टिंग में देख चुके हैं कि इन लोगों ने एक अटॉर्नी बना के रखे हैं दो लैंड ओनर को अपने ही बीच, और वो अटॉर्नी के जो डीड है उस डीड का नंबर वगैरह भी यहाँ पे हमने डाला हुआ है। तो ये अटॉर्नीज ही
उनको ऑफर करेंगे और लैंड डेवलपर ने फिर इस ऑफर को एक्सेप्ट किया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पार्ट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाली पार्ट यहाँ पे बेसिकली आप स्क्रीन को पॉज करके अच्छी तरीके से देख सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप अपने क्लाइंट के लिए इस पार्ट को ड्राफ्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे, अगर आप लोगों की ये अटॉर्नीज ना रहे तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस डाल के छोड़ दें, अटॉर्नी वाला पार्ट का आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पे अटॉर्नीज हैं तो हमने फिर नीचे अटॉर्नीज के दोबारा से अटॉर्नीज को भी डिस्क्राइब कर दिया। अमन पांडे और मिस एमडी आशिक रहमान, इन दोनों अटॉर्नीज को हमने डिस्क्राइब कर दिया कि ये दोनों अटॉर्नीज ही बेसिकली मिलके क्या है, इस डीड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये दोनों पार्ट भी बेसिकली फ्रेंड्स हो गया। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाली पार्ट आपने देख लिया, प्रॉपर्टी डिटेल्स वाली पार्ट आपने यहाँ पे देख लिया, एंड यहाँ पे आपने इनिशियल जो पार्ट था अपना पार्टी डिटेल्स वो भी आपने देख लिया। तो ये 3 वाइटल सेक्शंस फ्रेंड्स हम यहाँ पे क्रॉस कर लिए। 3 वाइटल सेक्शंस हम यहाँ पे क्रॉस करने के बाद फ्रेंड्स आगे हम अब बढ़ेंगे किसमें, कॉमन क्लॉजेस। जो कॉमन क्लॉजेस की हमने बात की थी इनिशियल ड्राफ्टिंग में, बेसिकली कॉमन क्लॉजेस क्या होता है, कॉमन क्लॉजेस में बेसिकली फ्रेंड्स बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस, ऑब्लिगेशंस, ड्यूटीज, लायबिलिटीज, बोथ लैंड ओनर का या सेलर का, दोनों की तरफ ये बेसिकली ये सारे ऑब्लिगेशंस रहते हैं और सारे राइट्स, प्रिविलेज, बहुत कुछ रहते हैं। तो इन सारे चीजों को हमने प्रॉपर्ली यहाँ पे लेट डाउन किया, डिस्क्राइब किया इन द आर्टिकल फॉर्मेट। उसे हमने आर्टिकल फॉर्मेट दिया और आर्टिकल फॉर्मेट में हमने सारे चीजों को लेट डाउन किया, जिसे हम यहाँ पे कह रहे हैं कॉमन क्लॉजेस। और उन सारे क्लॉजेस को दोनों पार्टी यहाँ पे विटनेस करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने उसी तरीके से ड्राफ्टिंग किया। नाउ दिस एग्रीमेंट विटनेस्ड एंड इज देयरबाय एग्रीइंग अपॉन एंड बिटवीन द पार्टीज हियर टू ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस। इस टर्म्स एंड कंडीशंस, जो नीचे में टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए हैं, इसी टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत दोनों पार्टीज क्या करेंगे, इसको एग्री करेंगे। तो पहला जो था फ्रेंड्स, बेसिकली फ्रेंड्स आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 में क्या है, डेफिनेशंस एंड इंटरप्रिटेशंस, मतलब सारी चीजों का डेफिनेशन और किस तरीके से हम उन चीजों के को इंटरप्रेट करें, मतलब किस तरीके से समझें। तो डेफिनेशंस एंड इंटरप्रिटेशंस बेसिकली फ्रेंड्स यहाँ पे आर्टिकल 1 में है। तो यहाँ पे आर्टिकल 1 के तहत लैंड ओनर का डेफिनेशन अभी हम लोग समझेंगे। लैंड ओनर का डेफिनेशन नथिंग फ्रेंड्स बट वही जो इनिशियल में फर्स्ट पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट था, आई मीन पार्टीज के फर्स्ट पार्ट थे, पांचों लैंड ओनर्स के यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस हमने यहाँ पे डाल दिया, 1 2 3 4 एंड 5। ये हो गया लैंड ओनर डेफिनेशंस। नेक्स्ट इज क्लॉज 1.2, आप फ्रेंड देख सकते हैं आर्टिकल 1 का, दैट इज डेवलपर का डेफिनेशन क्या होता है। डेवलपर का डेफिनेशन मतलब यहाँ पे डीडीएल प्रॉपर्टीज अलॉन्ग विथ हिज प्रोप्राइटर मिस्टर राजेश सरकार। तो ये हो गया डेवलपर का यहाँ पे इंटरप्रिटेशन या डेफिनेशन। थर्ड इज टाइटल डीड। बेसिकली टाइटल डीड मतलब बेसिकली फ्रेंड्स वही डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट बेसिकली ओनरशिप को कंफर्म करता है, आई मीन लैंड ओनर की ओनरशिप को कंफर्म करता है, उसे हम लोग टाइटल डीड बोलते हैं। थर्ड इज प्रेमिसेस एंड प्रॉपर्टी, वो भी यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है, जो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द डीड में डिस्क्राइब किया गया है नीचे में, आई मीन प्रॉपर्टी शेड्यूल में जो डिस्क्राइब किया गया है वो बेसिकली प्रॉपर्टी है जो हम लोग आगे देखने वाले हैं, या प्रेमिसेस है। बिल्डिंग्स मतलब बेसिकली फ्रेंड्स बिल्डिंग का डिस्क्रिप्शन वही है जो बेसिकली यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, दैट इज जी प्लस अपर स्टोरेज मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग हमारे यहाँ पे बेसिकली कंस्ट्रक्ट होगी, इरेक्ट होगी, फिर प्रमोटेड की जाएगी, फिर उसे आगे काम के लिए बढ़ाया जाएगा। तो आप लोग इस पार्ट को, बिल्डिंग वाली पार्ट को अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करें, क्लाइंट जो भी दूसरा कुछ बनाना चाहते हैं वो पार्ट को यहाँ पे आप मेंशन करें। देन अगेन 1.6 वाली जो क्लॉज है आप देख सकते हैं, कॉमन एरिया फैसिलिटीज एंड अम्यूनिटीज। ये पार्ट बेसिकली फ्रेंड्स इसलिए डिफाइन करने की जरूरत है, कॉमन एरिया का मतलब क्या होता है, कभी कभी क्या कंफ्यूजन रह जाता है। तो जो भी हो, कॉरिडोर्स हो, मोटर्स हो, रूफटॉप हो, पार्क हो, लिफ्ट्स हो या स्टेयरकेसेस हो या कॉरिडोर्स हो, कुछ भी हो, ड्राइव वे हो, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। ये भी क्लाइंट के साथ एक बार बात कर ले, बात करके कॉमन एरियाज को आप यहाँ पे मेंशन करें। कवर्ड एरिया क्या होने चाहिए वो भी आप यहाँ पे मेंशन करें। बेसिकली स्टेयरकेस, लॉबी, कौन कौन सी चीजें जो कवर्ड होगी, जो अनकवर्ड होगी, वो यहाँ मेंशन करना जरूरी है। आफ्टर दैट दिस इज सेलेबल स्पेस, कौन कौन से स्पेस यहाँ पे सेल किए जा सकते हैं वो मेंशन करना बहुत जरूरी है। लाइक कॉमन एरियाज हम सेल नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या क्या सेल कर सकते हैं वो यहाँ पे एग्रीमेंट में डालना जरूरी है। जैसे फ्लैट्स हो, यूनिट्स हो, गराज हो, या कोई भी कमर्शियल स्पेस हो, या कोई भी कमर्शियल पोर्शंस हो, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है। सुपर बिल्डअप एरिया ऑफ द फ्लैट, सुपर बिल्डअप एरिया का क्या मतलब है, बेसिकली एंटायर कंस्ट्रक्टेड एरिया को सुपर बिल्डअप एरिया बोला जाता है, वो बेसिकली आपको यहाँ पे मेंशन करना है। बिल्डिंग प्लान भी बहुत जरूरी है, वही प्लान है जिस प्लान से ये
प्रॉपर्टी बनेगी, जिस प्लान से ये सोसाइटी बनेगी या ये अपार्टमेंट्स बनेंगे, जो भी वहां बननी है या विलास बनेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एक्चुअली बिल्डिंग प्लान। और बिल्डिंग प्लान हमेशा अप्रूव्ड होता है, ये सैंक्शन प्लान होता है, और कोई सैंक्शन अथॉरिटी रहती है जो इसे अप्रूव करती है। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या एडीडीए, ये बेसिकली अथॉरिटीज हैं यहाँ पे जो प्लान को अप्रूव करेंगी, सैंक्शन करेंगी, एंड देन आफ्टर वो प्लान के हिसाब से ही कंस्ट्रक्शन होगा। अब आपके क्लाइंट की जो प्लान है, आपके क्लाइंट की जो साइट है, प्रपोज प्रोजेक्ट वाली साइट है, वो साइट किस जियोग्राफिकल लोकेशन में है और वहां पे अथॉरिटी क्या है, ये आप उनसे पूछ लें और उस अथॉरिटीज का यहाँ पे नाम जरूर दें, क्योंकि उन्हीं वही अथॉरिटी की सैंक्शन प्लान से वहां पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। नेक्स्ट इज लैंड ओनर्स एलोकेशंस। यहाँ पे लैंड ओनर एलोकेशंस भी डाला गया है। तो लैंड ओनर को 32% यहाँ पे मिलने हैं, एंटायर सुपर बिल्ड अप कंस्ट्रक्टेड एरिया से 32% क्या है, लैंड ओनर को एलोकेट होने वाले हैं। प्लस लैंड ओनर को एक 80 लाख रुपीस का एक इनिशियल पेमेंट मिलने वाला है, 80 लाख रुपीस जिस वक्त ये डीड एग्जीक्यूट होगी, एंड अनदर एक 20 लाख रुपीस मिलेगी जब डेवलपर पावर ऑफ अटॉर्नी जब बनेगी, तब एक और 20 लाख रुपीस उनको मिलनी है। और ये जो पैसे लैंड ओनर को मिल रहे हैं, ये पैसे उनके शेयर, जो 32% शेयर जो उनको मिल रहा है प्रॉपर्टी में, ये पैसे उस शेयर्स के साथ एडजस्ट किए जाएंगे एज पर गवर्नमेंट वैल्यू ऑफ द कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी। तो ये जिस तरीके से फ्रेंड्स, ये भी जो क्लॉज, ये बेसिकली क्लॉज बेसिकली आपके क्लाइंट्स और उनके बीच में, आई मीन आपके क्लाइंट के लैंड ओनर के बीच में या डेवलपर्स के बीच में जो एग्रीमेंट हुए हैं, आई मीन जो अंडरस्टैंडिंग हुए हैं, उसे आज अच्छी तरीके से समझें, क्या क्या उनके इनिशियल कंसेंट्स हैं वो आप समझे और समझ के फिर उस तरीके से ये आप ड्राफ्ट करें। ठीक है, ये पार्ट हो गया। नाउ कम्स डेवलपर्स एलोकेशन। हमारे यहाँ पे जैसे देखिए डेवलपर को 68% ऑफ द एंटायर प्रॉपर्टी मिलनी है, 68% ऑफ द प्रॉपर्टी का ओनरशिप हमारे यहाँ पे डेवलपर है। तो वो डेवलपर एलोकेशन भी फ्रेंड्स यहाँ पे मेंशन करना बहुत जरूरी है। आपके मैटर में ये क्या है ये आप डिस्कस करें और यहाँ पे डालें। आफ्टर द ट्रांसफर का भी देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस एंड इंटरप्रिटेशंस करना जरूरी है कि कोई भी ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, किसी भी तरीके का बिल्डिंग प्रॉपर्टी या फ्लैट एक दूसरे को ट्रांसफर करना, यहाँ पे इंटरप्रेट वही करता है। तो ये सारी चीजें बेसिकली फ्रेंड्स आर्टिकल 1 में हमने खत्म किया। आर्टिकल 2 में कमेंसमेंट एंड ड्यूरेशन, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पार्ट आप पढ़ के देख सकते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इनफाइनाइट डेज तक उस प्रोजेक्ट को बना नहीं सकते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम होता है ताकि अगला लैंड ओनर को भी कोई लॉसेस ना हो या कोई पार्टीज को जो फ्लैट वगैरह खरीद रही है उनको भी कोई लॉसेस ना हो। तो कमेंसमेंट और ड्यूरेशन डालना बहुत जरूरी है। हमारे इस मैटर में क्या है, लैंड ओनर और डेवलपर के बीच में अंडरस्टैंडिंग हुई और उसके तहत उन्होंने 48 मंथ्स का, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, उन्होंने 48 मंथ्स का एक अंडरस्टैंडिंग में आए हुए हैं, जो मैंने यहाँ पे डाल दिया कि 48 मंथ्स के अंदर में ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपके मैटर में ये जो भी हो वो आप अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करके वो टाइम यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, चेंज करके क्लॉजेस को आप सेम रख सकते हैं। थर्ड आर्टिकल इज लैंड ओनर्स डिक्लेरेशन राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लैंड ओनर्स के देखिए बहुत सारे राइट्स होते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है लैंड ओनर का, जैसे कि डेवलपर को वो किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन ना क्रिएट करे, डेवलपर कोई भी तरह का प्लान, कंप्लायंस, डॉक्यूमेंटेशन अगर डेवलपर करना चाहे तो उसके लिए जब भी कंसेंट चाहिए होगा, आई मीन लीगल वैलिडेशन, सिग्नेचर कुछ भी चाहिए होगा, वो लैंड ओनर्स करके देगा डेवलपर को, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें फ्रेंड्स आप इस स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये लैंड ओनर डिक्लेरेशन राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेसिकली आते हैं, इसे मैंने फर्दर यहाँ पे सारा लेट डाउन किया हुआ है, ये आप यहाँ पे अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो ये सारा हमने यहाँ पे डिफाइन करके एकदम नीचे तक डाला हुआ है। नेक्स्ट इज दैट फ्रेंड्स डेवलपर्स राइट्स ऑब्लिगेशंस एंड डिक्लेरेशंस। डेवलपर्स के भी कुछ राइट्स हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस हैं एंड कुछ डिक्लेरेशंस हैं। तो डेवलपर्स के बेसिकली जो राइट्स हैं, ऑब्लिगेशंस हैं एंड डिक्लेरेशंस हैं, उसमें कुछ ऐसे होंगे कि जो भी टाइम बाउंड है, टाइम बाउंड के अंदर में क्या है कि डेवलपर को अपना प्रोजेक्ट खत्म कर देना है टाइम बाउंड के अंदर में, तो उसके बीच में उसको खत्म कर देना है। और नॉट ओनली दैट, डेवलपर भी अच्छी तरीके से कंप्लायंस को मेंटेन करे, लेबर लॉस को मेंटेन करे, कंस्ट्रक्शन करने के वक्त कोई भी हजार्डियस बिजनेस या हजार्डियस एक्टिविटीज वहां पे ना करे उस कैंपस में या उस प्रेमिसेस में, तो वगैरह वगैरह। डेवलपर की भी काफी बहुत सारी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है फ्रेंड, जो आप यहाँ पे अच्छी तरीके से आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ के देख सकते हैं। नाउ कम आर्टिकल फॉर कंसिडरेशन एंड प्रोसीडियर्स,
किसी भी तरीके का प्रोसीडियर हो, लीगल प्रोसीडियर हो, या किसी भी तरीके का अथॉरिटेरियन प्रोसीडियर हो, या प्लान सैंक्शन वगैरह वगैरह कुछ भी हो, वो क्या है कि डेवलपर अच्छी तरीके से लैंड ओनर के साथ एकदम अंडरस्टैंडिंग में, कंसेंट में, दोनों मिलके एक साथ म्यूचुअल कंसेंट से ही इन कामों को करें। तो वो भी करना बहुत जरूरी है, कंसीडर करना ही है एक दूसरे को कुछ ना कुछ मैटर्स में। नेक्स्ट इज डीलिंग ऑफ स्पेस इन बिल्डिंग। बिल्डिंग में कोई भी जो स्पेसेस हैं, कोई भी जो वैकेंट स्पेसेस हो, या कोई भी सेलेबल स्पेसेस हो, नॉन सेलेबल स्पेसेस हो, उसको किस तरीके से डील करनी है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ, जिसमें बोथ लैंड ओनर एंड डेवलपर दोनों के ऑब्लिगेशंस यहाँ पे रहते हैं। वो भी आप स्क्रीन को पॉज करके अच्छी तरीके से फ्रेंड पढ़ सकते हैं, ये किस तरीके से हमने ड्राफ्ट किया हुआ है ना। कॉमन फैसिलिटीज, दोनों को, लैंड ओनर को और यहाँ पे डेवलपर को, दोनों को कुछ कॉमन फैसिलिटीज भी मिल रखी हैं। वो कॉमन फैसिलिटीज क्या क्या है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे डाला हुआ है। वो भी कॉमन फैसिलिटीज होना बहुत जरूरी है, जैसे किसी भी तरीके का नोटिस देना, या किसी भी तरीके का टैक्स रिलेटेड इश्यूज जो भी हो, वो यहाँ पे हमने अच्छी तरीके से ड्राफ्ट किया हुआ है। आप उसे पढ़ के अपने ड्राफ्टिंग में आप इसे यूज कर सकते हैं। नाउ कम्स कॉमन रेस्ट्रिक्शंस। कॉमन रेस्ट्रिक्शंस में फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ पे आपने जो देखा हुआ है, that landowner allocation after possession in the proposed building shall be subject to the restriction and use as it is applicable to the developer's allocation respective possession in the building, which are as follows। तो common restrictions जो है दोनों के लिए, ये common restrictions basically friends हम यहाँ पे डाल के रखे हैं। जैसे इनिशियली मैंने आपको बताया था कि एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके काम करनी है, कोई भी किसी के भी काम को विदाउट एनी वैलिड रीजन ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता है कोई। दोनों एक दूसरे के कामों में जहां जहां जो जो सपोर्ट चाहिए वो म्यूचुअल कंसेंट से सपोर्ट करे, प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाए। तो काफी सारी चीजें हमने यहाँ पे ड्राफ्ट कर रखा है, वो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ कम आर्टिकल 9, लैंड ओनर्स ड्यूटीज एंड इनिबिलिटीज। लैंड ओनर्स की कुछ ड्यूटीज हैं, वो ड्यूटीज क्या क्या, वो सारे यहाँ पे हमने उसको भी यहाँ पे अच्छी तरीके से हमने डिस्क्राइब किया हुआ है और लिट डाउन किया हुआ है, जिसके तहत कि ताकि वो प्रोजेक्ट आगे बढ़े और जिसके तहत और डेवलपर को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे लेट डाउन कर रखा है। नेक्स्ट इज डेवलपर्स की भी कुछ ड्यूटी है, ताकि लैंड ओनर को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना हो और सारी काम ठीक ठाक से हो जाए। तो डेवलपर्स की ड्यूटी को भी फ्रेंड्स हमने यहाँ पे अच्छी तरीके से लेट डाउन कर रखा है। वो भी पॉइंट्स आपको आप देख के आप इसे यूज कर सकते हैं। पॉइंट 11 इज मिसलेनियस। मिसलेनियस भी कुछ और चीजें, एक्सक्लूशंस जो यहाँ पे रह गए हैं, जैसे गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट के कुछ अथॉरिटीज के कंसर्न्स हो गए, कुछ टैक्स रिलेटेड मैटर्स हो गए, वो सारी चीजें किस तरीके से सॉल्व करनी है वो यहाँ पे मिसलेनियस में डाला गया है। आफ्टर दैट फोर्स मेजर। फोर्स मेजर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है फ्रेंड्स, किसी भी तरीके के एग्रीमेंट में इसे बेसिकली डालना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड हो गया, या किसी भी तरीके का गवर्नमेंटल एक्टिविटीज हो गई, गवर्नमेंटल ऑब्स्ट्रक्शंस हो गए, या किसी भी तरीके का कम्युनल ऑब्स्ट्रक्शंस हो गया, ऐसा कुछ चीज हो गया जो पार्टीज के हाथ में नहीं है, और उसके लिए ऐसा कुछ एक्टिविटी हो गई जो पार्टीज के हाथ में नहीं है और जिसके कारण किसी भी तरीके का वायलेशन हो गया, किसी भी तरीके का क्लॉज का वायलेशन हो गया, तो फॉर दैट रीजन उस पार्टी के ऊपर किसी भी तरीके की एनफोर्सिबिलिटी क्रिएट नहीं होती है, क्योंकि वो बेसिकली जो भी हुआ वहां पे फोर्स मेजर के तहत हुआ, और फोर्स मेजर के तहत बेसिकली होने वाली चीजों की इनफोर्सिबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि उसमें इधर किसी की भी पार्टी का कुछ भी कंसेंट रहता नहीं और वो बहुत मजबूरी में हुआ। तो ये चीज हमें बहुत डालना जरूरी है, ये फोर्स मेजर क्लॉज। आफ्टर दैट आर्बिट्रेशन क्लॉज। आर्बिट्रेशन क्लॉज भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कि कोई भी मैटर अगर पार्टीज के बीच में हो तो अचानक से ही वो मैटर लेके हम कोर्ट में ना चले जाएं। सबसे पहले वो मैटर को बेसिकली एक दूसरे के साथ बैठें, उसे अंडरस्टैंडिंग करें, थोड़ा समझें। अगर कुछ ज्यादा ही बड़ा इश्यूज हो गया है तो हम लोग आर्बिट्रेटर को अलॉट करें, आर्बिट्रेटर के साथ बैठे, अकॉर्डिंग टू आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 आर्बिट्रेटर के साथ बैठे और उस मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे कि फ्रेंड आप हमारे इस क्लॉज को आप पढ़ सकते हैं, पढ़ के आप यहाँ पे समझ सकते हैं। मैंने कोई भी मैटर को कोर्ट में जाने से पहले 2 सिटिंग का एक क्लॉज डाल दिया हुआ है इस एग्रीमेंट में। आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, या आप जिस तरीके से आपके क्लाइंट के साथ अंडरस्टैंडिंग हो आप वो चीज डालें कि मैटर कोर्ट में जाने से पहले कम से कम 2 बार सिटिंग हो, दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो। अगर दोनों बार, पहली बार में नहीं हो तो शायद दूसरी बार में मैटर सॉल्व हो जाए। तो इन दैट सेंस क्या हुआ, कोर्ट और जुडिशियल वाली जो हैपोजिट्स होती हैं उनमें इनको फंसना नहीं पड़ेगा। आफ्टर दैट जुरिस्डिक्शन वाली क्लॉज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज होती है फ्रेंड्स आर्टिकल 14 में। जुरिस्डिक्शन वाली क्लॉज मतलब बेसिकली किसी भी तरीके का अगर इश्यूज हो, किसी भी तरीके का अगर प्रॉब्लम हो, तो ये प्रॉब्लम कहां सॉल्व होगा। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, द सिविल कोर्ट ऑफ आसनसोल शैल हैव जुरिस्डिक्शन 2010
एंड ट्राई ऑल एक्शन सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स राइजिंग आउट ऑफ दिस एग्रीमेंट। तो हमने यहाँ पे क्या है, सिविल कोर्ट ऑफ आसनसोल डाल दिया। जुरिसडिक्शन आपके मैटर में फ्रेंड्स जो आपका जियोग्राफिकल लोकेशन है, आप उस लोकेशन को यहाँ पे बेसिकली फ्रेंड्स जुरिसडिक्शन डाल सकते हैं। नाउ कम द प्रॉपर्टी शेड्यूल फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल है। यहाँ पे हमने द फर्स्ट शेड्यूल में से डाल के रखा है। द फर्स्ट शेड्यूल आर्टिकल्स के बाद ये बेसिकली द फर्स्ट शेड्यूल है। फर्स्ट शेड्यूल में डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे प्रॉपर्टी की सारी छोटी छोटी एट्रीब्यूट्स को इस सेक्शन में डिस्क्राइब करना बहुत जरूरी है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस ड्राफ्ट का। तो आप जैसे देख सकते हैं फ्रेंड्स, इनिशियली जो मैंने वहां पे टेबुलेटेड फॉर्मेट में डाला था लैंड रिकॉर्ड के सारे डिटेल्स और अलोंग विद द प्रपोज शेयर, वही सेम चीज मैं यहाँ पे डाल चुका हूँ अलोंग विद द प्रपोज शेयर। तो बेसिकली क्या है फ्रेंड्स कि ये सेम कंडीशन में जो यहाँ पे डाला गया है, तो इसमें प्रपोज शेयर भी हमने मेंशन किया हुआ है। और एक चीज यहाँ पे बहुत ही माइन्यूटली समझने वाली है कि देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको इनिशियली आपको डिफाइन किया हुआ था कि 75.9 डेसिमल और 0.76 एकड़, देखिए ये पूरा 4.4 एकड़ के आसपास है, जिसमें हमने पार्टी को दे रहे हैं 0.76 एकड़ ही हमने पार्टी को यहाँ पे दे रहे हैं। तो ये चीज जो था मैंने ऑलरेडी आपको समझाया था कि कॉमन रेशियोज के हिसाब से मैंने यहाँ पे क्या है उनका प्रोपोर्शन निकाला और निकाल के इंडिविजुअल लैंड ओनर के नाम से उतना रेशियो मैंने निकाल के प्रपोज शेयर का यहाँ पे टेबल एक कॉलम बना दिया प्रपोज शेयर का। तो ये चीज फ्रेंड बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे मैंने डिफाइन किया, सेम को कॉपी किया यहाँ पे। क्योंकि ये प्रॉपर्टी का शेड्यूल है तो हमें यहाँ पे क्या करनी होती है, हमें यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा डिस्क्राइब करना होता है, जैसे कि प्रॉपर्टी के चारों तरफ कौन है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हमें डिस्क्राइब करनी होती है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बेसिकली ये जो प्लॉट नंबर है, प्लॉट नंबर 232 है, इसके चारों तरफ क्या है देखिए फ्रेंड्स, इसके चारों तरफ ऑन द नॉर्थ में जो है वो हमने डाला हुआ है, ऑन द साउथ में देखिए बाउंड्री ऑफ अमूल फैक्ट्री, on the east boundary of ADDA Parkland, on the west boundary and Ambuja Housing Complex। तो प्रॉपर्टी की चारों तरफ देखिए फ्रेंड्स जो जो है मैंने वहां पे मेंशन कर रखा है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा और इलेबोरेशन डाला है फ्रेंड्स, क्योंकि ये प्रॉपर्टी शेड्यूल से बहुत ही क्लियरली हमें डिस्क्राइब करनी होती है। एक एक पोर्शन को अगेन ए बी सी डी करके हमने डिफाइन करके एक एक ऑनर के चारों तरफ क्या क्या है वो भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर्टी को क्लियरेंस को ज्यादा क्लेरिफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। देखिए पार्ट ए में जो लैंड ओनर है उनकी सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है, एंड अगेन उनके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में है क्या वो हमने डाला हुआ है। पार्ट बी के भी सारे डायमेंशन यहाँ पे डाले गए हैं और उनके चारों तरफ क्या वो हमने डाला हुआ है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। पार्ट सी की भी बटेड एंड बाउंडेड मैंने चारों तरफ डाला हुआ है, पार्ट डी की भी मैंने डाला हुआ है, एंड पार्ट ई की भी डाला हुआ है। तो बटेड एंड बाउंडेड फ्रेंड्स ये जो है ये एंटायर प्रॉपर्टी के सारे ओनर्स के चारों तरफ क्या है, हम लोगों ने एक्चुअली सारी चीज सेम है बट स्टिल मैंने इंडिविजुअल प्लॉट ओनर्स के चारों तरफ भी वो सारा डाल रखा है ताकि प्रॉपर्टी क्लेरिफाई रहे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी क्लियर दिखे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फाइनली आप देख सकते हैं वेयर इज ओनली 46 कट्टा, जैसे हमने इनिशियली देखा 46 कट्टा ऑफ लैंड ही ये बेसिकली यहाँ पे ऑफर कर रहा है। तो इनिशियली 46 कट्टा ऑफ लैंड बियरिंग अबव डिटेल्स इज मेड executed in this agreement and layout enclosed next में क्या है फ्रेंड्स, लेआउट भी enclose किया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी डेवलपर एग्रीमेंट जब बनते तो मास्टर प्लान या प्रॉपरली स्केच डिमार्क एरिया ये सारी चीजें डालना बहुत जरूरी है, जो कि हमने यहाँ पे डाला हुआ अपने इस ड्राफ्टिंग में। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट शेड्यूल फ्रेंड्स क्या है, फर्स्ट शेड्यूल बेसिकली आपको मास्टर प्लान दिखेगा, एंड अगेन फर्स्ट शेड्यूल प्रोपोर्शनेट स्केच में क्या मिलेगा आपको, वो पर्टिकुलर पोर्शन मिलेगा जिस पोर्शन पे ये कंस्ट्रक्शन होने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स हम आगे देखें किस तरीके से वो है। तो फर्स्ट शेड्यूल में फ्रेंड्स ये देखिए द फर्स्ट शेड्यूल मास्टर स्केच, ये पूरा मास्टर स्केच है, ये पूरे पोर्शन है, ये एक बड़ा मास्टर स्केच है। मास्टर स्केच में बेसिकली ये वाली पार्ट में इनिशियल ये वाली पार्ट है, ये वाली पार्ट में बेसिकली अभी काम होनी है मास्टर स्केच में, और ये वाली पार्ट पे जो प्रोपोर्शनेट जो स्केच है देखिए फ्रेंड्स 2.3 बीघा और 46 कट्ठा का जो है फर्स्ट शेड्यूल प्रोपोर्शनेट स्केच फॉर द डेवलपर। देखिए फ्रेंड शेडेड पोर्शन, आई होप आप यहाँ पे देख सकते हैं शेडेड पोर्शन नॉर्थ साउथ की तरफ में बेसिकली है फ्रेंड्स। ये देखिए ये वाली जो पार्ट है, ये वाली पार्ट पे बेसिकली भी प्रोजेक्ट बनने वाली है जो कि 2.3 बीघा का। मैं इसे थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ आप लोगों के लिए, आपको समझ में आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स ये वाली है शेडेड पोर्शन, ये पोर्शन 2.3 बीघा का और ये पोर्शन पे बेसिकली अभी कंस्ट्रक्शन होने वाली है। और ये जो पोर्शन है फ्रेंड्स, ये पोर्शन बेसिकली
यहाँ से गेट एंट्री है, गेट एंट्री से ऐसे रास्ता होते हुए फिर इस तरीके से होते हुए यहाँ पे सामने एक 10 मीटर का एक वाइड रोड भी है सामने में, और उसके सामने ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ये बेसिकली फ्रेंड्स ये प्रोपोज्ड स्केच है। तो बेसिकली फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों स्केच जो है, मास्टर स्केच एंड प्रपोज स्केच, दोनों हमने डाल दिया हुआ है यहाँ पे। आफ्टर दैट अगेन शेड्यूल ऑफ लैंड ओनर्स एलोकेशन, द सेकंड शेड्यूल हम इसे बोल रहे हैं, मतलब लैंड ओनर को बेसिकली क्या मिलनी है वो शेड्यूल भी होना जरूरी है। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी पहले भी देखा हुआ था, लैंड ओनर 32% ऑफ द शेयर है, लैंड ओनर का पूरी प्रॉपर्टी में 32% शेयर है, तो लैंड ओनर का जो एलोकेशन है वो यहाँ पे 32% है, तो वो भी यहाँ पे मेंशन करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज द थर्ड शेड्यूल डेवलपर्स एलोकेशन, मतलब यहाँ पे बिल्डर या डेवलपर का क्या बचना है या उनका क्या प्रोपोर्शन है, तो 68% है पूरा बिल्डअप एरिया जो भी हो, कमर्शियल और रेसिडेंशियल हो, 68% है। तो आप इन दोनों शेड्यूल्स को आप देख सकते हैं, लैंड ओनर का यहाँ पे बेसिकली 32% एंड डेवलपर का 68%, और 68:32 का यहाँ पे रेशियो में काम हो रहा है डेवलपर इज टू लैंड ओनर का। तो ये दोनों यहाँ पे बेसिकली हमने डिस्क्राइब किया हुआ है। ये भी आप लोग अच्छी तरीके से अपने क्लाइंट से डिस्कस करके जैसे इसे चेंज करनी है, बाकी ड्राफ्टिंग सारा सेम रहेगा। ये कंप्लीट हुए। आफ्टर दैट फ्रेंड्स शेड्यूल ऑफ मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसे द फोर्थ शेड्यूल हमने यहाँ पे नाम दिया और रेफर टू एज द मटेरियल यूज। ये शेड्यूल इसलिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले आपको बोला था कि कैटेगरी ऑफ द बिल्डर के कैटेगरी डिफाइन होती है बेसिकली इस शेड्यूल से। कभी भी जब डेवलपर एग्रीमेंट बनते हैं उसमें शेड्यूल ऑफ द मटेरियल यूज जब जब कोई देखता है तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज की चीजें यूज हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट किस मटेरियल से बन रहा है, ये सब देख के वगैरह वगैरह कैटेगराइजेशन हो जाती है डेवलपर का, और इससे इजी होता है वो प्रोजेक्ट बिकना। उसमें कस्टमर्स अच्छी तरीके से आते हैं, कस्टमर्स क्योंकि इन पार्ट्स को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, बैंक्स भी लोन प्रोवाइड करने के पहले ये सब मटेरियल्स वगैरह जिस तरीके से शेड्यूल ऑफ द प्रॉपर्टी देखती है वैसे शेड्यूल ऑफ द मटेरियल, ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो बेसिकली बैंक भी देखते हैं और कस्टमर्स भी देखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस पार्ट को आप अच्छी तरीके से डिस्कस करें अपने क्लाइंट के साथ। अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करने के बाद ही आप इसे यहाँ पे प्रॉपर्टी लेट डाउन करें। आप देखिए जैसे कि मैंने सारा चीज किया हुआ, स्ट्रक्चर किस तरीके से बननी है, वाटर सप्लाई कहाँ से आएगा, वॉल्स क्या बनने हैं, वॉल फिनिश में क्या क्या यूज होना है, फ्लोरिंग में क्या होनी है, किचन में क्या होना है, टॉयलेट में क्या क्या यूज होनी है वो भी हमने डाला हुआ है, डोर्स में क्या क्या यूज होने है वो भी हमने डाला हुआ है, विंडोज में हमने डाला हुआ है, कॉमन लाइटिंग क्या क्या यूज होंगी, वायरिंग किस तरीके का, इलेक्ट्रिकल केबल्स यूज होंगे, इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स यूज होंगे वो भी हमने डाला हुआ है, इलेक्ट्रिकल मीटर्स हमने डाला हुआ है कि इलेक्ट्रिकल मीटर्स किस तरीके से यूज होंगे और वो क्या क्या रहेंगे, एंड एमिनिटीज इसके अलावा और क्या क्या यूज होंगे। तो ये सारी चीजें प्रॉपर्ली हमने स्पेसिफाई किया हुआ है। आप चाहें तो इसको और भी अच्छे तरीके से ब्रांड के साथ, कंपनी नेम के साथ हमने कुछ डाला हुआ है, आप इसे और ज्यादा इलेबोरेट कर सकते हैं और अच्छे तरीके से बना सकते हैं ताकि आपकी क्लाइंट या बैंक से सेटिस्फेक्शन और ज्यादा हो। तो इसमें ये वाले पोर्शन में मैंने बस इतना ही बनाया हुआ है जितना हमारे क्लाइंट ने हमें डिस्क्राइब किया, हमने उतना ही डाला हुआ है। अब ये डिपेंड करता है, इससे आप और ज्यादा इलेबोरेट कर सकते हैं, इस एटलीस्ट इस फॉर्मेट में, टेबलेटेड फॉर्मेट में आप इसे बना के क्लाइंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द फिफ्थ शेड्यूल रेफर्ड टू एज डिटेल्स ऑफ पेमेंट और द पेमेंट शेड्यूल, जैसे हमने बोला एकदम लास्ट शेड्यूल है, लास्ट पोर्शन है ऑफ द एग्रीमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंड्स। किसी भी तरीके का लिटिगेशन अगर कभी भी खड़ा हो डेवलपर्स और लैंड ओनर्स के बीच, तो ये शेड्यूल ही बेसिकली उसे सेफगार्ड करती है रिगार्डिंग पेमेंट्स, क्योंकि कोई किसी भी तरह का पेमेंट जो एक दूसरे के बीच पेमेंट ट्रांजेक्शन हुआ है वो पेमेंट ट्रांजेक्शन यहाँ मेंशन करना बहुत ही जरूरी है। दैट इज द फिफ्थ शेड्यूल, शेड्यूल ऑफ द पेमेंट। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे लैंड ओनर यहाँ पे जो है, लैंड ओनर ऑलरेडी 80 लाख रुपीज रिसीव कर चुके हैं डीडीएल प्रॉपर्टीज से। आई मीन डीडीएल प्रॉपर्टीज ने ऑलरेडी 80 लाख रुपीज लैंड ओनर को दे दिए हैं, और वो किस तरीके से दिए हैं ये डिस्क्रिप्शन हमने नीचे टैबलेटेड फॉर्मेट में डाला। ये बहुत ही ध्यान वाली चीज है फ्रेंड्स, और ये बनाने के वक्त, ये ड्राफ्टिंग करने के वक्त ये पोर्शन काफी सतर्कता बनाए रखे और काफी सेंसिटिव रहे इस मैटर में, क्योंकि कोई भी तरीके का डॉक्यूमेंट नंबर या डेट या बैंक का नेम या अमाउंट इधर से उधर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फर्दर कभी भी लिटिगेशन हो तो ये निकल के बाहर आएगा, और अगर ये वैलिड ना पाया गया तो बहुत ही बड़ी इशू खड़ा हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 5/12 आई मीन 5 दिसंबर को चेक नंबर इतना ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हमारे क्लाइंट
ने लैंड ओनर को 80 लाख रुपीस ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे डाला हुआ है। तो आप लोगों के लैंड ओनर्स या डेवलपर्स जो भी ट्रांजेक्शन हो या अलग अलग तारीखों में अलग अलग डॉक्यूमेंट नंबर्स के साथ, अलग अलग एनआई नंबर्स के साथ या अलग अलग ट्रांजेक्शन मोड के साथ, अलग अलग पेमेंट्स अलग अलग बैंक के जितने भी हो, आप इसे टैबुलेटेड फॉर्मेट में सेम इसी तरीके से मोड आप डाल दें, चेक या डॉक्यूमेंट नंबर या आईएमपीएस नंबर या एनईएफटी या जो भी हो, या जो भी हो, गूगल पे कुछ भी किया हुआ हो, वो ट्रांजेक्शन मोड डाले, डॉक्यूमेंट नंबर डाले, बैंक का नेम डाले, अमाउंट डाले और डेट डाले। ये काफी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है। तो वो यहाँ पे टैबलेटेड फॉर्मेट में आप डाल दें, तो इस तरीके से आप ये 5th शेड्यूल को भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा अप टू पेमेंट शेड्यूल हमने कंप्लीट कर दिया। अप टू पेमेंट शेड्यूल हमने कंप्लीट करने के बाद क्या है कि पांचों शेड्यूल आप बहुत अच्छी तरीके से आशा करते हैं समझ पाए होंगे। तो बेसिकली फ्रेंड्स ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है जॉइंट डेवलपर एग्रीमेंट। अगर आप माइन्यूटली अच्छी तरीके से पार्ट बाय पार्ट इस वीडियो को पॉज करके अगर आप देखें, पार्ट बाय पार्ट अगर आप पढ़े, अगर पार्ट बाय पार्ट अगर आप समझे, तो ये बहुत ही इजी है। 1 से 2 बार अगर इसे आप ड्राफ्ट करें तो आप आराम से इसे ड्राफ्ट कर पाएंगे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, एक चीज को नोट में रखना बहुत ही जरूरी है कि कुछ कुछ क्लॉजेस जो यहाँ पे हैं, कुछ कुछ पोर्शंस जो यहाँ पे हैं, जैसे कि पेमेंट शेड्यूल हो गया, शेड्यूल ऑफ द प्रॉपर्टीज हो गई या एमलगमेशन हो गया, ये सारी पार्ट जो है, ये सारी पार्ट बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है। इसमें कोई भी डेटा इधर से उधर ना हो, इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन ना छूटे या कोई भी इंफॉर्मेशन मिसरिप्रेजेंटेशन हो जाए। तो ये सारी चीजों को आप बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से ध्यान रखें और ध्यान रख के इसको फिर आगे प्रोसीड करें, आगे ड्राफ्ट करें। फाइनली फ्रेंड्स ये सारी शेड्यूल्स यहाँ पे खत्म हो गई, आर्टिकल फॉर्मेट में आगे में खत्म हो गया और नेक्स्ट शेड्यूल फॉर्मेट में हमने नेक्स्ट को खत्म किया। और करने के बाद फाइनली फ्रेंड्स इसे हम लोग एंड यहाँ पे करेंगे। जो कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स या फिंगरप्रिंट्स जो भी होते हैं, उन फोटोग्राफ्स और फिंगरप्रिंट्स को क्या है हम इसके साथ लेंगे और लेने के बाद वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द डीड होगी। ये डिक्लेरेशन हमने यहाँ पे डाल दिया है। ये डालना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, ये भी आप जरूर डालें। और डालने के बाद क्या है, यहाँ पे साइन सील अप करें, अपने लैंड ओनर का साइन करवाएं, यहाँ पे डेवलपर का सिग्नेचर करवाएं, यहाँ पे विटनेस दें और यहाँ पे ड्राफ्टेड बाय एडवोकेट अपना नाम लिख के, जैसे कि हमारा नाम यहाँ पे लिखा हुआ था, मैंने अभी ब्लैंक में नाम डाला नहीं है, तो वो आप डालें। यहाँ पे डालने के बाद फिर फाइनली क्या है कि ये एग्रीमेंट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट होती है इसी तरीके से। और फिर इसे प्रोसीड करें आप रजिस्टर्ड करने के लिए कोई भी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस या सब डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में। तो इस तरीके से फ्रेंड्स बेसिकली ये ड्राफ्टिंग खत्म होता है। और किसी भी तरीके का अगर क्वेरी हो फ्रेंड्स इस ड्राफ्टिंग रिलेटेड या ड्राफ्टिंग की किसी भी पोर्शन में कोई भी अगर इश्यूज अगर आपको आए बनाने के वक्त, तो बेसिकली यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में डालें और आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू क्लेरिफाई योर क्वेरीज इनटू दैट कमेंट बॉक्स इटसेल्फ। तो ये बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है और इसे बनाना बहुत ही इजी है। 1-2 बार ट्राई करें एंड डेफिनेटली आई होप कि यू विल डेफिनेटली सक्सीड इन ड्राफ्टिंग इट अप। और इसी तरीके का लीगल ड्राफ्टिंग आगे देखने के लिए हमेशा हमारे चैनल पे बने रहे। और अगर चैनल अच्छा लगे, मेरा काम अच्छा लगे, तो डेफिनेटली शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इट विल मोटिवेट मी। थैंक यू।